This program is brought to you by EOBI का नारा महफूज कल हमारा। This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे रूट कॉजेज ऑफ बजट डेफिसिट पे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि इस साल जो डेफिसिट हमारे अभी जो करंट चल रहा है साल, उसमें 1000 बिलियन यानी 1 ट्रिलियन के डेफिसिट प्रोजेक्टेड है, जो कि तकरीबन 7.5% ऑफ जीडीपी हो गया है। अलार्मिंग सिचुएशन, ये ऐसे हालात पैदा होते जा रहे हैं कि जो जीडीपी टू डेफिसिट का रेशो अगर ये 8-9% पे पहुंच गया तो दुनिया में एक अलार्म क्रिएट होगा और पाकिस्तान की तरफ क्रेडिट देने के हवाले से लोग जो है ना देखना बंद कर देंगे। टोटल जो हमारे डेट है वो 80% ऑफ जीडीपी पे पहुंच चुका है। हम आस्ते आस्ते उसी तरफ जा रहे हैं जिधर ग्रीस पहुंच चुका है, जिधर स्पेन जा रहा है, जिधर इटली जा रहा है और जिधर पुर्तगाल जा रहा है। हम इसको सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करें जब हमारे डेफिसिट इतना बढ़ता ही चला जा रहा है और डेट में इजाफा होता चला जा रहा है, तो हमारे रीपेमेंट भी बढ़ रहा है। हम जो अभी बजट है और जो अगला बजट आने वाला है जिसकी बातें हो रही हैं, उसमें भी तकरीबन 1000 बिलियन रीपेमेंट पे हमें देने की बात कर रहे हैं हम। अगर ये डेफिसिट बढ़ता जाएगा तो डेट भी बढ़ता जाएगा और रीपेमेंट भी बढ़ती जाएगी। एक अनसस्टेनेबल सिचुएशन पैदा हो रही है। पाकिस्तान इज़ हेडिंग टूवर्ड्स ए वेरी सीरियस सिचुएशन। ऐसे मौके पे हमने सोचा कि आज हम एक सीरियस डिस्कशन करें और ये जानने की कोशिश करें कि ये डेफिसिट का सोर्स क्या है। और इसके लिए मैंने दावत दी है डॉक्टर बहर अयूब साहब को, ए वेरी बोल्ड एंड करेजियस इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट, जो ऐसी बातें कहते हैं जो सच होती है लेकिन लोगों को बड़ी शॉकिंग भी लगती है और बड़ी इन पर क्रिटिसिज्म भी आती है। डॉक्टर साहब, ये सिचुएशन सबके सामने है कि हम ऐसा है कि गाड़ी जा रही है हमारी और गड्ढा सामने है, हम गिरने वाले हैं। अब क्या किया जाए कि इस गड्ढे में जाने से पहले हमारी गाड़ी रुक जाए, हम गड्ढे के करीब से पीछे हटने की कोशिश करें, क्योंकि कौम तो बड़े मुश्किल रास्ते पे चल रही है। तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दी कि गड्ढे में अगर गाड़ी जा रही है। बेसिकली हम करते क्या रहे हैं और गुज़िश्ता 2-3 डिकेड से तो एटलीस्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि पूरी एफर्ट इस बात पे लगते हैं कि गाड़ी जो गड्ढे में गिर गई है उसको कैसे निकाला जाए। उस पर काम नहीं हो रहा कि इसको किस तरह गड्ढे में जाने से पहले किस तरह से रोका जाए, क्या मैनेज किया जाए। पहले जाने दी जाती है और जब गिर जाती है तो उसको निकालने के क्या तरीके होंगे। ये एग्जांपल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत अप्रोप्रिएट एग्जांपल है, इसलिए कि जब हम कहते हैं कि बजट डेफिसिट हो गया है तो उसको फाइनेंस कैसे करें, सारी एफर्ट इस पर है। डेफिसिट हो गया, अब हम कहते हैं कि हमें IMF के पास जाना पड़ेगा, हमें वर्ल्ड बैंक के पास जाना होगा, हमें जो पाकिस्तान के फंड्स हैं बेचने पड़ेंगे, अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे। बिल्कुल एक डोमेस्टिकली इस तरह से क्रिएट करेंगे, एक्सटर्नल बोरोइंग करेंगे, पाकिस्तान की मार्केट से बोरोइंग करेंगे, सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक से बोरो करेंगे, वो जो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी है। ये बाद में सोल्यूशन सोचे जाते हैं कि क्या किया जाए। डेफिसिट को रोका कैसे जाए, इस पर बात नहीं होती। पता नहीं इस पर ये ज़्यादातर इसको क्यों इग्नोर किया जा रहा है। देखिए, डेफिसिट का ग्रोइंग डेफिसिट और डेफिसिट होना और फिर वो ग्रो भी कर रहा है। मैं समझ रहा हूँ ये जितने भी हमारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जितने भी प्रॉब्लम है, इनडायरेक्टली उसका मेजर कॉज ये डेफिसिट है। अच्छा, देखिए, जब डेफिसिट होगा तो यकीनी बात है उस डेफिसिट को ही फाइनेंस करने के लिए आपको बाहर से बोरोइंग की ज़रूरत पड़ रही है ना। तो आपकी जो डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है, आपकी वो सॉवरेनिटी गई, आपकी इकोनॉमिक सॉवरेनिटी खत्म हो गई। ये अमेरिकन एड को ऐड करने के बावजूद 1000 का डेफिसिट है। जी जी। अभी जो प्रेसिडेंट साहब हमारे गए शिकागो, उनको थोड़ा सा वो भी किया गया, इसीलिए कहते हैं कि जो 2-3 बिलियन फंसा हुआ है वो मिल जाए ताकि हमारा बजट ये 7.5 से भी ऊपर ना चला जाए डेफिसिट। सही। तो वहाँ पे आपकी बेइज्जती भी हो रही है, आप नेटो की खोलने की भी बातें कर रहे हैं, कंडीशनलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ रही है, आपकी बिल्कुल इकोनॉमिक सॉवरेनिटी ख़त्म हो गई है, आप माशी तौर पे खुद मुख्तार कंट्री नहीं रहेंगे, क्योंकि जब डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए आप एक्सटर्नल सोर्सेज पर डिपेंड करेंगे तो कुछ कंडीशन एक्सेप्ट करनी होंगी। इंटरनली अगर मैनेज करेंगे, नए नोट छापेंगे तो यकीनी इन्फ्लेशन बढ़ेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो पॉवर्टी बढ़ेगी। पॉवर्टी और इन्फ्लेशन जो है वो भी इस डेफिसिट की वजह से क्रिएट हो रहा है। फिर अगर आप कहते हैं कि नहीं चलो कमर्शियल बैंक से बोरो करेंगे, जो गुज़िश्ता 3 साल से हो रहा है,
तो कमर्शियल बैंक से बोरो करने का मतलब ये है कि आप इंडस्ट्रियलाइजेशन को और इन्वेस्टमेंट को रोकेंगे, वो एक्टिविटीज़ नहीं होंगी, तो आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी। ये तमाम चीज़ें जो हैं, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, आपकी डिपेंडेंस, सबका ताल्लुक इस डेफिसिट से आगे बन जाता है। अच्छा, अब इसको देखिए, इसके रूट कॉजेज़ क्या हैं, क्यों ये हो रहा है। पहले मैं समझ रहा हूँ नहीं होना चाहिए डेफिसिट, वो इस पे तो कोई दो राय नहीं हो सकती। अब वो किस तरह नहीं होना चाहिए, इसका डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट जो हैं वो डिफरेंट हल बताते हैं। आज का जिसको हम कहते हैं कि लिबरल स्कूल ऑफ थॉट है इकोनॉमिक्स का, उनका बड़ा सिंपल क्राइटेरिया है कि आप चादर देखकर पैर फैलाएं। वाह, जितने आपके रिसोर्सेज हैं उतने आप खर्च करें, उतने करें। आपको बड़ी गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत क्या है? आपको जितनी गवर्नमेंट चाहिए मिनिमम गवर्नमेंट रखें, साइज ऑफ गवर्नमेंट। मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब आपके मिनिस्ट्रीज कम हो, एक्सपेंडिचर्स कम हो। एक्सपेंडिचर्स कम होंगे तो आपको रेवेन्यू कम चाहिएंगे, डेफिसिट क्रिएट नहीं होगा। ये एक सोल्यूशन दिया जाता है। अनफॉर्चुनेटली ये सोल्यूशन पाकिस्तान के केस में वैलिड नहीं हो सकता, ये एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा, इसलिए कि जो रूट कॉजेज़ हैं बजट डेफिसिट के, उसको ना तो हाईलाइट किया जा रहा है, ना उसको डिस्कस किया जाता है। मैं अगर एक लफ्ज़ में आपको बताना चाहूँ कि रूट कॉजेज़ क्या है डेफिसिट फाइनेंसिंग का, बड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से ये है। डेफिसिट जो क्रिएट हो रहा है उसका बहुत बड़ा और मेजर कॉज पाकिस्तान के केस में है फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म या फ्यूडलिज्म एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में? फ्यूडलिज्म यकीनी तौर पे एग्जिस्ट करता है। देखिए, फ्यूडलिज्म को बेसिकली समझने के लिए लोग फ्यूडलिज्म को बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत सारे लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज किस चीज़ से करते हैं? लोग समझते हैं कि फ्यूडल्स वो शख्स होता है जिसके पास बड़े बड़े फॉर्म्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, उसकी होल्डिंग है, एसेट्स हैं, एग्रीकल्चर एसेट्स हैं। वो जो बड़ा जागीरदार होता है या जो बड़ा रिच पर्सन होता है, एग्रीकल्चर का मालिक होता है, वो फ्यूडल होता है। पहले जो फ्यूडल जागीरदार जिसको कहते थे, तो वो वही होता था ना जिसको बहुत बड़ी जगह दी जाती थी, उस पर वो टैक्स भी नहीं देता था। देखिए, वो अलग चीज़ होगी ना। अच्छा, दी जानी और बात है, मालिक होना और बात अच्छा। है। इनमें बहुत फ़र्क है। फ्यूडलिज्म यहीं से क्रिएट होती है, दिए जाने से। कैपिटलिज्म जो है वो, या लिबरलिज्म, वो आपको अलाउ करता है, चाहे इंडस्ट्रियल एसेट्स आपके पास हैं, आपके बड़ी बड़ी कंपनीज के आप मालिक हैं, हो सकते हैं, कोई मसला नहीं। आपके पास बहुत बड़े शेयर्स की होल्डिंग है, आप हो सकते हैं। आपके पास बहुत बड़े प्रॉपर्टी है, एग्रीकल्चर लैंड है, हो सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बड़ा मैं समझता हूँ रिच पर्सन होना, बड़े एसेट्स का मालिक होना, कैपिटलिज्म इसको अलाउ करता है। अगर ये सब चीज़ें आपने एक फेयर मेहनत करके हासिल की हो और फेयरली, इसमें कोई आपने गलत तरीके से हासिल ना की हो, तो कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होता। हर सोसाइटी में डिफरेंस होता है, इनइक्वलिटीज़ होती हैं, और अगर इनइक्वलिटीज़ नहीं होंगी, अगर बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं होंगी, बड़े बड़े फॉर्म्स नहीं होंगे, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव नहीं होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी। वो ये तो एक कैपिटलिज्म का लाजमी पार्ट होता है कि बड़े बड़े आपको एम्पायर्स चाहिए होते हैं। वो एम्पायर्स एग्रीकल्चर में भी हो सकते हैं, वो इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं। फ्यूडलिज्म इससे बिल्कुल एक अलग कंसेप्ट है। फ्यूडलिज्म का मतलब ये है कि अगर किसी शख्स को ताकत के जोर पर, ताकत के जोर पर, मेहनत मजदूरी करके और पैसे से खरीद के नहीं, बल्कि ताकत के जोर पर किसी चीज़ का मालिक बना दिया जाए, वहाँ से फ्यूडलिज्म क्रिएट होता है। ताकत के जोर पे जो आ जाती है चीज़, जिसको पाकिस्तान के केस में हम फ्यूडलिज्म कह रहे हैं, ये बेसिकली ये है कि ब्रिटिश एम्पायर के दौर में ख़ास तौर पे, और उससे पहले थोड़ा बहुत अभी भी शायद बाकी हो, मुग़ल एम्पायर्स के लोग भी होंगे, हैं पाकिस्तान में अभी। इन एम्पायर्स के दौर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी दिल्ली की, उसके लिए मुश्किल होता था कि पूरे इतने बड़े मुल्क पे कंट्रोल करे, सेटल कैसे करे इस मुल्क को पूरे को। तो वो मुख्तलिफ इलाकों में ताल्लुक़दार बना देते थे, ताल्लुकदारियाँ कायम कर देते थे। वो जो ताल्लुक़दार होते थे या जो वो जागीरदार होते थे, उनकी या नवाब होते थे, राजा होते थे, उनकी ज़िम्मेदारी होती थी कि वो अपनी जागीर पे, अपने इलाके में पीस को मेंटेन रखेंगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई यहाँ पे मूवमेंट ना चले, पीसफुल एनवायरनमेंट रहे। गवर्नमेंट को जब रेवेन्यूज़ की ज़रूरत हो, टैक्सेस की ज़रूरत हो, तो वही टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देंगे। गवर्नमेंट को जब सोल्जर्स की ज़रूरत होगी तो वही अपने इलाके से रिक्रूट करके लोगों को सोल्जर्स प्रोवाइड करेंगे। ये उनकी ज़िम्मेदारी थी, और ज़ाहिर जब उनकी ये ज़िम्मेदारी थी तो एक तरह से मराद के तौर पे उनको उस पूरे इलाके का मालिक बना दिया गया। आप वहाँ जैसे भी टैक्स कलेक्ट करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, वो आपका मसला है, मेंटेन करें।
वो अगेंस्ट द जस्टिस सिस्टम ना हो, हमें इतना पैसा मिल जाए और इतनी फौज मिल जाए, इतनी फौज मिल जाए, वो पूरा इलाका उनका हो गया। अब वो लोग अब देखा अगर जाए तो ये बेसिकली तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट बन जाते थे। इस चीज़ को हम इग्नोर करते हैं, रिप्रेजेंटिंग द रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल अथॉरिटी। वो सेंट्रल गवर्नमेंट के बजाय लोगों के जहन में ये आता गया कि यही सब कुछ है, यही अथॉरिटी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट से तो आम आदमी का ताल्लुक ही नहीं था। बिल्कुल। तो वो जो ताल्लुकेदारियाँ थी, जागीरदारियाँ थी, वो बात सूरतों में नस्ल दर नस्ल ट्रांसफ़र भी होती थी, लेकिन उनका सर्टिफिकेट जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी, वो सर्टिफाई करती थी। जब 1947 में पाकिस्तान बना तो उस वक्त ये क्वेश्चन आया कि 5,500 के करीब इस तरह की जागीरदारियाँ मौजूद हैं। 5,500 से भी जायद था। अच्छा, उनका क्या किया जाए? ब्रिटिश गवर्नमेंट का बिल्कुल क्लियर रोल था कि ये सब ख़त्म हो जाएंगे। आप पाकिस्तान में जो आ रही हैं वो अपने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करें, जो इंडिया में आएंगी वो इंडिया, इंक्लूडिंग स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स। देखिए, उस जागीर पर जब फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो जागीरदार होते थे, फ्यूडल्स होते थे, वो 3-4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट उनकी होती थी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करते थे। पहली डिमांड ये होती थी कि हमें यहाँ पीस कायम करना है, तो जब पीस को मेंटेन रखना है तो पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो तो सिविल सर्विस से आए बेशक, लेकिन हमारी मर्जी से आए, हमारे कंट्रोल में रहे, हमसे कोऑपरेट करे, उनकी रिक्वायरमेंट होती थी। टैक्स वो कलेक्ट करते थे, लेकिन वो खुद तो कोई टैक्स नहीं देते थे, वो उनकी आदत नहीं थी उनको, और ना उनसे पूछा जाता था, उनको रियायत दी जाती थी, तो वो उनकी आदत बन गई। उस इलाके में जितने डेवलपमेंट के काम होने होंगे, सड़क कहाँ से गुजारनी है, कहाँ से गुजारना सही नहीं है, वो उनकी डिसीजन, वो उनकी जाहिर है डिस्क्रिशन पे होता था, तो वो चीज़ें उनके माइंड में डेवलप होती गई। आज सूरत हाल ये है कि 47 के बाद मोहम्मद अली जिन्ना को, कायद आज़म को, कुछ रीजंस की वजह से पाकिस्तान में जो ये फ्यूडलिज्म्स थी, जागीरदारियाँ थी, इनको अलाउ करना पड़ा। इंडिया में, इंडिया जहाँ तोड़ दिया गया, इंडिया में 15 अगस्त को ही अनाउंस कर दिया गया था 1947 को कि इंडिया में ये ताल्लुकेदारियाँ, जागीरदारियाँ सब खत्म, फौरी तौर पे ख़त्म कर दी गई थी, फौरी तौर पे ख़त्म कर दी गई थी। तो इसके बारे में ये कहते हैं कि 1937 में कांग्रेस ने ये चीज़ एक तरह के मैनिफेस्टो के तौर पे पेश, मैनिफेस्टो के तौर पे आई थी, बिल्कुल इसने ये वादा कर दिया था, बिल्कुल सही है, और इसको उन्होंने जाके 47 में ऑनर किया जी। तो एक सोच ये है कि जब ये 37 में कांग्रेस का ये क्लियर कट आ गया मैनिफेस्टो, तो एक मूवमेंट चली कि अब अगर इंडिया के अंदर रहेंगे तो वो कांग्रेस कर देगी ये काम। तो एक सोच है, एक थ्योरी है, गलत भी हो सकती, कि जो इस इलाके के जो जागीरदार, जमींदार वगैरह थे, उन्होंने कहा यार हाउ टू सेव आवर सेल्फ। तो उस वक्त कायज़म को, उससे पहले वो इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने कायज़म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया विद द व्यू कि उन्होंने सोचा कि कायज़म से कोई डील हो जाएगी कि हमें वो स्पेयर कर देंगे, और शायद यही हुआ। नहीं, देखिए, इसमें मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं एक सोच है, एक सोच नहीं है, ये मैं समझता हूँ रियलिटी है, यही हुई है। और एविडेंसेस मौजूद हैं, और उन एविडेंसेस को लोग छुपाते नहीं है, बताते हैं कि ये तो था, डील हुई थी। जब हम बात करते हैं, देखिए ना, बहुत सारे एग्रीमेंट कायदे आज़म ने अलाउ तो कर दिया था उनको। उससे पहले तो पंजाब में सिचुएशन क्या थी, यूनियनिस्ट थे ना, हाँ, यूनियनिस्ट तो फ्यूडल्स के रिप्रेजेंटेटिव थे, और वो कहते थे ब्रिटेन को जाने नहीं चाहिए, नहीं जाना चाहिए, सब फ्यूडल्स ये कहते थे, तमाम फ्यूडल्स का ये था, दे वर वेरी हैप्पी विद द सिचुएशन, तमाम फ्यूडल्स ये चाहते थे। अच्छा, उसके बाद जब वहाँ से कायदे आज़म ने सपोर्ट का ऐलान किया तो यूनियनिस्ट फिर वो मुस्लिम लीग में आ गए थे, वो फौरन एक रात में। ये पाकिस्तान के जो लीडिंग न्यूज़पेपर है, उन्होंने स्टोरी छापी थी कि नेक्स्ट डे उन्होंने सुबह होते ही ऐलान कर दिया था। ये किस साल की बात है डॉक्टर साहब? ये 45 के इलेक्शन में तो यूनियनिस्ट आ गए थे, आए यूनियनिस्ट के प्लेटफॉर्म पे थे, but they converted उसमें कन्वर्ट हो गए थे, और उस वक्त लीडिंग न्यूज़पेपर डॉन, तो उसी वक्त डील हुई होगी ये, डील क्या, वो तो अनाउंस किया। यूनियनिस्ट तो चाहते थे कि इंडिया से जा ही नहीं ब्रिटेन, ना जाए। जब वो क्लियर हो गया अब तो जाना है उसको जाना है, तो अब वो चॉइस है कि कांग्रेस की तरफ जाए या मुस्लिम लीग की तरफ जाए। जी। अगर इंडिया एक रहता है तो कांग्रेस की हुकूमत होती है, फिर इनको जाना, फेडरलिज्म खत्म होंगी। फिर अगर मुस्लिम लीग के नाम पे अलग मुल्क बन जाता है तो फेडरलिज्म बच जाता है। इसलिए कि कायदे आज़म ने ऐलान किया, और बड़ा रिकॉर्ड पे है ये चीज़ें, नोटेबल ऑथर्स इसको मेंशन करते रहे हैं कि इसमें
बहरहाल अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने भी क़ायद आज़म से जो उनकी कॉरेस्पेंडेंस हुई थी उसमें ऑन द रिकॉर्ड ये चीज़ें हैं कि उसमें कहा गया था कि यूनियनिस्ट को हमें साथ मिलाना है और इन सॉफ्ट कॉर्नर है यहाँ पे मौजूद है, वो इसी तरह हो सकते हैं कि इनको बहरहाल फ्यूडलिज्म को इस वक्त प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अल्लामा इकबाल ने इस बात को सपोर्ट किया था? उस वक्त उस सिनेरियो में सपोर्ट किया था, उस सिनेरियो में प्रैक्टिकल थिंग, एज ए प्रैग्मेटिक थी। लीडरशिप। और उस वक्त जो मुश्किलात थी कायद आज़म को, उस मुश्किलात में मैं समझता हूँ इसके अलावा कोई चारा नहीं था। अक्सर यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, नाज़रीन हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद हाजिर। This program is brought to you by EOBI का नारा महफूज कल हमारा। This program is brought to you by EOBI का नारा महफूज कल हमारा। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं रूट कॉजेज ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग पे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर माहिर अयूब साहब, एन इंडिपेंडेंट सीनियर इकोनॉमिस्ट। डॉक्टर साहब ने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं कि मैं खुद काफ़ी परेशान हो गया हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जो रूट कॉज है वो फ्यूडलिज्म है पाकिस्तान में, और उनका ये कहना है कि 5,500 फ्यूडल्स थे पाकिस्तान बनने के वक्त, उनको ख़त्म नहीं किया गया अंडर ए डील। अगर वो कायज़म उनसे वो डील ना करते तो शायद वो पाकिस्तान को सपोर्ट ना करते, और 1947 से पहले या 45 में वो मुस्लिम लीग की तरफ ना आते और पाकिस्तान बनता ही नहीं, या बनता तो पंजाब उसमें शामिल ना होता क्योंकि वो यूनियनिस्ट थे। और जब उनको ये एश्योरेंस दी गई कि अनलाइक इंडिया जहाँ पे कांग्रेस ने 1937 में ऐलान कर दिया था अंडर द मैनिफेस्टो कि जिस दिन इंडिया आज़ाद होगा उस दिन तमाम फ्यूडल लॉर्ड्स ख़त्म हो जाएंगे, पाकिस्तान में फ्यूडल्स को नहीं ख़त्म किया जाएगा, ये बेसिस बना पाकिस्तान बनने का। और डॉक्टर साहब का ख्याल ये है ये फ्यूडलिज्म ही जो है ना हमारे डेफिसिट का कॉज है, बिकॉज ये फ्यूडल टैक्स तो नहीं देते लेकिन जो टैक्स जमा होता है उसका बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रख लेते हैं, और इस वजह से ये बजट हमारा बढ़ते ही चला जाता है, रेवेन्यू हमारी बढ़ नहीं पाती क्योंकि बहुत बड़े हिस्से से हम टैक्स नहीं ले सकते, और यही वजह है कि डेफिसिट बढ़ रहा है, कर्जे हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं और पाकिस्तान एक इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है बड़ी तेज़ी से। डॉक्टर साहब प्लीज़ कंटिन्यू करें इसको। मैं इसमें दो चीज़ों को ज़रा वाज़े करना चाहूँगा जो आपने इंडिकेट की। सबसे पहले जो 5,500 से ज़्यादा ताल्लुकदारियाँ जागीरदारियाँ थी वो पूरे साउथ एशिया में थी, पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। अच्छा। उसमें से कोई मेरा ख्याल है कि 500-600 जो ऐसी होंगी जो इस रीजन में आती होंगी। अच्छा। बांग्लादेश जो बना इंडिया वहाँ तो कोई भी नहीं था। नहीं, बांग्लादेश वो तो वहाँ में लैंड रिफॉर्म हो गए, लोग एकदम इक्वल सोसाइटी थी, वहाँ ये इशू ही नहीं था उस साइड पर ना। ये इशू मेनली जो था वो जो आज का इंडिया और आज का पाकिस्तान जो है, बंगाल में ये इशू इतना नहीं बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो सबसे पहले अंग्रेजों की हुकूमत में आए वहाँ तो परमानेंट सेटलमेंट हुआ 1793 उस साइड पर नहीं था ये इशू। वहाँ उन्होंने ऑलरेडी ये सभी चीज़ें ख़त्म करते चले गए। 47 से पहले ही देखिए मैंने डिफाइन किया ना, जागीरदारी जो है वो जो अंग्रेजों ने कायम की वो क्या है, जहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा था, जहाँ उनका कंट्रोल था, हाँ जहाँ कंट्रोल था वहाँ कोई मसला नहीं था। बैरन एरियाज थे या डेजर्ट एरिया थे या पहाड़ी इलाके थे। अच्छा, दूसरा जो आप मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं, एक तो 5,500 में ज़्यादातर वहाँ आती हैं। अच्छा, दूसरा जो है सिर्फ पंजाब की बात नहीं यूनियनिस्ट की, मैं भी आपको मेंशन करता हूँ ना, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ आपको, इंडिकेट करता हूँ कि सिर्फ यूनियनिस्ट तो पंजाब की हद तक थे ना, वहाँ की सपोर्ट के अलावा दूसरे इलाकों में भी ये इशू मौजूद था, फ्यूडलिज्म दूसरे इलाकों में भी मौजूद थी। उसको आप सिर्फ इजीली दो क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो बहुत बड़ी बड़ी फ्यूडलिज्म थी जिनमें नवाब और राजास, और दूसरे जो थे छोटे लेवल पर थे लेकिन ताल्लुकदारियाँ थी, फ्यूडल्स थे वो भी। पंजाब में जो है ख़ास तौर पे जो पंजाब का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहाँ जो फ्यूडलिज्म थी, बहुत बड़ी तादाद में फ्यूडल्स थे लेकिन छोटे फ्यूडल्स छोटे थे। उनको तो कायदे आज़म ने यकमुश्त ऐलान कर दिया था कि हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे क्योंकि ये कई नस्लों से ये चले आ रहे हैं, इस लैंड पे हैं, कंट्रोल रहा है इनका, तो इनको हम प्रोटेक्शन करेंगे। जो बड़े थे फ्यूडल्स जो स्टेट्स की फॉर्म में थे, जो प्रिंसली स्टेट्स की फॉर्म में थे, उनसे इंडिविजुअली भी कायदे आज़म ने बातचीत की और उन्होंने कायदे आज़म को सपोर्ट भी किया।
उसमें कुछ ऐसे हैं जो आज के पाकिस्तान में हैं, कुछ नहीं है शामिल, लेकिन बहरहाल कायद आज़म ने उनको सपोर्ट किया और उन्होंने भी कायद आज़म को सपोर्ट किया। उसमें सबसे पहले जो एग्जांपल है इस साइड से खान अफ कलात की एग्जांपल है। खान अफ कलात ने अपनी स्टेट पाकिस्तान में शामिल करने का ऐलान किया, इंडिया में शामिल नहीं किया, उसने पाकिस्तान में शामिल किया और कायद आज़म की तरफ से उसको बहुत सारी चीज़ों की एश्योरेंस दी गई। लसबेला की स्टेट है, स्टेट ऑफ बहावलपुर बहुत बड़ा इलाका था रकबे के लिहाज से, पंजाब का 40% कवर करता है। उसको कायद आज़म ने इंडिपेंडेंट प्रोविंस के तौर पर, एक ऑटोनोमस प्रोविंस के तौर पर कहा। जो इलाके वहाँ रह गए वो चाहते थे, उन्होंने ऐलान पाकिस्तान के साथ कर दिया। वो बाद में इंडिया ने उस पर आर्मी के ज़रिए कंट्रोल किया, जिसमें हैदराबाद की रिचेस्ट स्टेट थी, उन्होंने ऐलान किया। जूनागढ़ था, मनौदर था, ये सब इलाके पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे। उनके जो नवाब थे उन्होंने ऐलान किया था वो ज्वाइन करना चाहते थे पाकिस्तान को। फिर इसी तरह से देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग इशू जो है कश्मीर का जो इशू है, जो पाकिस्तान के फेवर में जो चीज़ जाती है, कश्मीर का जो राजा था उसने इंडिया के साथ शुरू में जब ये सब स्टेट्स ऐलान कर रही थी उसने ऐलान नहीं किया था, इंडिया के साथ शामिल हुआ। दो क्लॉज थे ना कि अनाउंस करना था राजा को, पहली कंडीशन थी कि अनाउंस करेगा राजा या नवाब। दूसरी कंडीशन थी वो अपने आवाम के बेस्ट मफादात को मद्देनज़र रखते हुए डिसाइड करेगा। तो बेस्ट मफादात तो यही थे कि पाकिस्तान से हो। राजा ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से रिटर्न में, राइटिंग में ये रिक्वेस्ट की थी कि जो आज़ाद कश्मीर की मेल आती है वो दिल्ली से नहीं आएगी, वो पाकिस्तान के रास्ते मेल का रास्ता रखा जाए। तो ये इंडिकेशन था उसका कि वो पाकिस्तान के साथ उसका माइंड बन रहा था, कि करीब भी था, सब कुछ था। हाँ उसने, अच्छा इंडिया का जो मौक़िफ़ है या कांग्रेस का जो मौक़िफ़ रहा है कि उसने ऐलान कर दिया था इंडिया के साथ शामिल होने का, झूठ है वो उस जिस स्टेज पे उसने ऐलान किया था उसने कश्मीर में रहते हुए तो ऐलान नहीं किया था, वो तो दिल्ली जाके उसको बुलवाया गया, वहाँ पे उसने ऐलान किया। उस वक्त ऐलान किया जब कश्मीर के लोगों ने बाकायदा बगावत शुरू कर दी थी कि ऐलान करने में क्यों देर की जा रही है, पाकिस्तान से अलग का फ़ौरन ऐलान किया जाए। जब ये सूरत हाल बन रही थी और इधर से अटैक भी हो गया, अटैक शुरू हुए, इंडियन आर्मी भी वहाँ आने लगी, तब उसने को बुलाया गया दिल्ली और दिल्ली जाके उसने फिर किन हालात में ऐलान किया, जबरदस्ती करवाया उससे बेसिकली। तो वो बेसिकली तो वो इस कॉज का कायदे आज़म ने जो क्लॉज रखी थी उसका बेनिफिट कश्मीर की सूरत में भी हमें हासिल मिलता है। अगर वो इंडिया का इतना ही फेवर होता तो बहुत पहले ऐलान कर देता, मामला खत्म हो जाता। लेकिन आखिर दिन तक वेट क्यों किया, जब तक ये लोग उठ खड़े हुए और यहाँ से भी लोग चले गए। दो वजूहात थी, एक बात वो ये चाहता होगा कि जिस तरह से यहाँ के प्रिंसली स्टेट भावलपुर बच गया, खलात बच गया, वो भी बच जाता अगर पाकिस्तान में शामिल, इंडिया में तो बच ही नहीं सकता था। एक तो उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए भी पाकिस्तान के साथ आना उसने मुनासिब समझा होगा यकीनन। दूसरी चीज़ ये कि इसको डिटरमाइन करना, क्योंकि ब्रिटिश क्लॉज में इंडियन इंडिपेंडेंसी में ये मेंशन था कि प्रिंसली स्टेट ऐलान करेगी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल्स। तो इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पीपल इंडिया से अलग तो नहीं हो सकता था, सही बात, पॉसिबल नहीं था। तो वो भी उसका एक कॉज है। अच्छा अब देखिए आपका जो अक्सर क्वेश्चन जो शुरू हुआ था, असल बात पे आ जाए कि ये डेफिसिट से इसका, क्योंकि हम बजट को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा पाकिस्तान में आपने 2-3 नाम गिनाए, लसबेला, कलात, भावलपुर, इसके अलावा और नहीं थे? नहीं, खैरपुर की रियासत थी, बहुत सारी रियासतें हैं। अच्छा पाकिस्तान में कालाबाग, हाँ, नवाब ऑफ कालाबाग वहाँ के बिल्कुल मशहूर थे। अच्छा ये पंजाब में बड़े बड़े तवाना शवाना 2-4 बड़े बड़े नाम, ये सब दौलताना, ये सब थे। कोई और नाम बता सकते हैं पंजाब के या सिंध के जो बड़े नाम, जैसे यहाँ जतोई को कहते हैं या भुट्टो है, जतोई है, भुट्टो है, ये सब जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं सिंध की, ये फ्यूडल्स में आते थे, ये कंट्रोल करते थे। सिंध से एक नाम है जो जिसको फ्यूडल्स नहीं कह सकते लेकिन वो बड़ा बिग नेम में आता है, वो है पीर साहब ऑफ पगाड़ों की फैमिली, क्योंकि वो तो एंटी ब्रिटिश रूल उनकी जद्दोजहद मशहूर रही है। तो वो लेकिन अभी भी उनका एक बहुत बड़ा होल्ड है, लेकिन वो ब्रिटिश वाला के खिलाफ अवाम की तरफ से या अपने जोर पे। देखिए कुछ ऐसी फ्यूडलिज्म हैं, कुछ ऐसी हैं जो कि ब्रिटिश एम्पायर वाली नहीं थी, या तो वो मुगलों के ज़माने से आ रही थी या किसी और रीज़न से वो होल्डिंग हो गई थी। उन होल्डिंग्स में एक ख़ास किस्म की होल्डिंग वो है जो रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, बुजुर्गान दीन थे, उनको वो तो बहुत खाते पीते लोग थे, जितने भी बुजुर्गान दीन थे उन्होंने तो अपना सब कुछ कुर्बान किया था। लेकिन उनके जो चाहने वाले थे वो अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी भी और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी उनके नाम या उनकी दरगाह के नाम कर देते थे। इस तरह से उनकी बढ़ती चली जाती थी। वो करते थे दरगाह के नाम, ये ख़ास देखिए बात है, दरगाह के नाम।
और दरगाह के नाम करने का मतलब ये होता है कि क्योंकि उन बुजुर्गान के मज़ार की एक बहुत बड़ी एक्टिविटी ये होती थी जिससे इस्लाम भी फैला। बहुत बड़ी एक्टिविटी होती थी कि वहाँ पे एक खाने के लिए लंगर का एहतमाम होता था। सही बात करें। अब कोई गरीब आदमी के लिए बहुत बड़ी चीज़, कोई शख्स भूखा नहीं रहता था उनके कुर्बो जवार बहुत में। बड़ी बात। तो वो चलता रहे, लंगर चलता रहे, तो लोग अपनी ज़मीनें और बहुत कुछ उनके नाम करते थे। वो उस इंतज़ाम के लिए होता था दरगाह के नाम पे। बाद में उन दरगाहों के जो सज्जादा नशीन थे या उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, वो उन प्रॉपर्टीज़ पे उनकी होल्डिंग बढ़ती गई, कंट्रोल। अच्छा, इसमें देखें जागीरदारी या फ्यूडलिज्म जो होती है उसमें कोई प्रॉपर्टी फ्यूडल्स के या जागीरदार के नाम पे नहीं होती, रिकॉर्ड पे नहीं होती कि उसके नाम है। वो बेनामी जिसको हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, उसका कंट्रोल होता है उस प्रॉपर्टी पे, उसको मैनेज कर रहा होता है, उसकी इनकम वो ले रहा होता है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उसका नाम नहीं होता। तो ये सब चीज़ें जब दरगाहों पे दी जाती थी तो कुछ नाम ऐसे आते हैं पंजाब में, बड़े बड़े नाम हैं, जंग में और मुल्तान में, कि वहाँ फ्यूडलिज्म जो प्रोमोट हुई है वो ब्रिटिश एम्पायर के ज़रिए नहीं हुई, वो दरगाह के सिस्टम के ज़रिए हुई है। और ये बड़ा, मैं समझता हूँ, इलीगल भी है इस तरह से प्रोमोट होना। इंडिया में इस तरह का की जो इनकम थी वो उन्होंने दरगाहों के नाम मुस्लिम औकाफ की प्रॉपर्टी में दे दी कि मुस्लिम औकाफ एक सेंट्रल अदारा होगा और कोई सज्जादा नशीन नहीं होगा, ये दरबार की इनकम दरगाह पे खर्च होगी। वो इंडिया में यहाँ भी तो औकाफ है। यहाँ औकाफ का जो कानून है, एक्ट है औकाफ का, उस कानून के तहत दरगाह के नाम जो प्रॉपर्टी है वो यूटिलाइज होगी वेलफेयर के लिए, वो किसी की फ्यूडल्स की मलकियत नहीं होगी। कानून यही है, लेकिन प्रैक्टिस कुछ और है। उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। तो इस तरह भी फ्यूडलिज्म प्रोडक्ट हुई है। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइए कि ये जो फ्यूडलिज्म है इसकी वजह से डेफिसिट फाइनेंसिंग क्यों होता है? देखिए, अब मैंने जिस तरह इसकी हिस्ट्री बताई थी कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, एटलीस्ट 4 चीज़ें हैं जो फ्यूडल्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये हिस्टोरिकल है, उस वक्त से बनी हुई हैं, आज भी उसके माइंड में ये है। पहली बात ये कि फ्यूडल्स क्योंकि अपने इलाके का इंचार्ज होता है, ताल्लुकेदार होता है, तो वो टैक्स नहीं देता। अच्छा, वो कभी टैक्स नहीं देगा? वो दे नहीं सकता। उसकी वजह ये होती है, जब हम ये कह रहे हैं कि उसके पास एक बहुत बड़ी लैंड है एग्रीकल्चर की जो कि उसके नाम पे नहीं है। हाँ, अच्छा, तो आप टैक्स लगा भी नहीं सकते? टैक्स लगा ही नहीं सकते ना, क्योंकि उसके रिकॉर्ड पर तो नहीं है, उसकी इनकम तो वो ले रहा है, लेकिन किस चीज़ से इनकम जनरेट कर रहा है? वो पूरा इलाका, पूरी सल्तनत उसकी है, पूरी रियासत है उसकी, रियासत के अंदर एक रियासत उसकी मौजूद है, उस पर अर्निंग्स तो हो रही है, लेकिन वो उसके नाम तो नहीं है ना, रिकॉर्ड पे तो नहीं है। और बाज़ दफ़ा कानून उनको प्रोटेक्शन भी दी जाती है। जैसे जब हम कहते हैं, एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एग्रीकल्चर टैक्स क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, इसलिए कि जो फ्यूडल्स का जो बहुत सबसे मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो एग्रीकल्चर के थ्रू होता है, इंडस्ट्री के थ्रू तो नहीं होता। तो इस चक्कर में इसमें पढ़ने के बजाय कि फ्यूडल लैंड कौन कौन सी हैं, इसको इन्वेस्टिगेट करने के बजाय बड़ा सिंपल तरीका है, एग्रीकल्चर टैक्स को एग्जाम्प्ट कर दें, इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि जब एग्रीकल्चर पे टैक्स ही नहीं होगा इनकम पे, तो इनकम कहाँ से जनरेट हुई वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, खत्म हो गया। तो एक बजट डेफिसिट की वजह यह है कि एग्रीकल्चर का पाकिस्तान की इकॉनमी में बहुत बड़ा हिस्सा है, 21-22% GDP का अभी भी है। एक ज़माने में 70% भी था, उस पर कोई टैक्स नहीं है, कानूनन उसको अपने एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम आपका आउट हो गया और वो एक कॉज बन गया आपके डेफिसिट का। कॉज है। अब मतलब है, हिडन की तो बात ही नहीं रही, लीगली प्रोटेक्शन मिल गई और डेफिसिट हो गया। दूसरा, फ्यूडल्स की जो एक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनका जो इलाका होता है वही उनका वोट बैंक होता है, तो उस वोट बैंक को मेंटेन करने के लिए वो एक्सपेंडिचर कौन से उस इलाके में चाहिए, डेवलपिंग एक्सपेंडिचर, ये प्लानिंग कमीशन की जॉब नहीं रही, ये किसी सेंट्रल अथॉरिटी की जॉब नहीं रही। ये रिक्वायरमेंट वो वहाँ का जो फ्यूडल होता है वो बताता है कि इस इलाके में ये ब्रिज बनना है, ये रोड बननी है, या स्कूल बनना है या नहीं बनना। तो प्रायोरिटीज़ जो तय हो रही होती हैं एक्सपेंडिचर्स की, वो नेशनल इंटरेस्ट सेकेंडरी हो जाता है और लोकल जो एलिमेंट होता है वो प्राइमरी, और उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी को मेंटेन करने वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बन जाता है और उस पे खर्चा होता है, बहुत बड़े हैवी एक्सपेंडिचर होते हैं। यहीं से रिवायत बनती है कि आप जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करेंगे वो MNA या MPA के थ्रू करेंगे, सेनेटर के थ्रू। वो लोकल गवर्नमेंट के भी खिलाफ है, लोकल गवर्नमेंट की भी खिलाफ है, क्योंकि उनकी अपनी जो है वो अथॉरिटी डाइल्यूट हो जाती है, चैलेंज हो जाती है। जब मुशर्रफ दौर पे ये हुआ था
तो बहुत सारे एमएनए जो थे उन्होंने अपनी एमएनए सीट छोड़ के वो नाजिम बन गए थे। वो इसलिए कि वो उनको होल्ड रखना था क्योंकि वहीं पैसा आ रहा है। देखिए उन्हें नहीं चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी आपकी क्या होगी, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, इन चीज़ों में, इन बकेड़ों में वो नहीं पढ़ना चाहते। उनको चाहिए कि उनके इलाके पे उनका कंट्रोल कैसे होगा। अगर वो नाजिम बन के कंट्रोल कर सकते तो हैं तो नाजिम वो बन तैयार जाएंगे। है, नाम कुछ भी रख दें। अगर एमएनए बन के उनको फंड मिल जाएंगे वहाँ के उसके लिए लिए तो वो बन जाएंगे। तो लेकिन एक्सपेंड यहाँ से डेफिसिट करिए असल है कि वो जो डेवलपमेंट बजट है वो उनके कंट्रोल में वो उनके होगा। अब एक तरफ तो रेवेन्यू वहाँ से नहीं कलेक्ट हो रहा है, दूसरा एक्सपेंडिचर वहाँ हो रहा है, तीसरा ये होता है कि उनको अपने वोट बैंक को मेंटेन रखने के लिए उनको बहुत बड़ी तादाद में अपने लोगों के लिए जॉब क्रिएशन की ज़रूरत होती है। वहाँ इंडस्ट्री नहीं होती, ना इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। जॉब क्रिएशन जबरदस्ती गवर्नमेंट के जॉब्स क्रिएट करना, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट कंपनीज में ही दे सकते हैं वो, या गवर्नमेंट के गवर्नमेंट proper- ऑन कॉर्पोरेशन या गवर्नमेंट की जो रेगुलर जॉब में। तो उनको गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर मुस्तकिल तौर पे बढ़ जाता है जब उनके लिए जॉब क्रिएट होती हैं। पीआईए डूब जाए 200 के बजाय उनका 400 रखो, concern लेकिन नहीं। रखो जरूर। उनके क्योंकि आदमी जागीरदार ने लिख के दिया है कि इसको रख लो। स्टील मिल डूब जाए तो डूब जाए, लेकिन नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय इवन जो रेगुलर गवर्नमेंट की उसमें भी एम्प्लॉइज जहाँ पे 4 आदमी की जरूरत है 20 रख दो। वो रखवाएंगे। पुलिस डिपार्टमेंट जो मेन है उसमें भी वो अपने लोग रखवाएंगे। गवर्नमेंट की जो रेगुलर डिपार्टमेंट है इनमें भी वो रखवाएंगे। एक इंस्टीट्यूशन बच जाएगा आर्मी, क्योंकि वहाँ पॉसिबल नहीं है, वो एक बाकी उनका अपना तरीका है रिक्रूटमेंट का, तो उसमें वो नहीं रखवा सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और कहते हैं कि ये जो बैंक से कर्जा ले लेते हैं, ये भी एक ये source फोर्थ of वन मैं आपको बिल्कुल fourth ये one। इंडिकेट कर रहा था कि एक उनकी रिक्वायरमेंट ये अच्छा, होती है प्रोग्राम में वक्त कि है उनको इजी उस पर लोन चाहिए जो कि बाद में एग्जाम भी होना होता है। तो ये 4 तरीके से ये कौम से पैसे ले रहे हैं और उससे खर्चे बढ़ रहे हैं, दे नहीं रहे, दे नहीं रहे, यही deficit है financing। कॉज। और जब तक ये कॉज खत्म नहीं होता, आपके ख्याल में डेफिसिट फाइनेंसिंग खत्म नहीं हो सकती, एग्जैक्टली। और मुल्क जो है ना तबाही की तरफ बढ़ते ही रहेगा। इस रूट कॉज पे पहले हमें तवज्जो Root cause देनी पे होगी। इसको कैसे खत्म किया जाए, पार्लियामेंट तो उनके कंट्रोल में है, आई डोंट नो। डॉक्टर साहब बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की। आई होप के लिस्टर सुन रहे हैं, लोगों के दिमाग में ये बात जाए और इसका असर आज नहीं तो कभी आगे चल के हो। नाज़रीन, आपने आज डॉक्टर महर अयूब से ऐसी बात सुनी है जो आमतौर से किसी चैनल पे और किसी जगह पे नहीं कही जाती। ये है असल मसला पाकिस्तान का। पाकिस्तान बनते वक्त हालात ऐसे थे कि प्रैग्मेटिक लीडर कायज़म को ऐसी चीज़ें माननी पड़ गई जिसके बगैर पाकिस्तान ही शायद नहीं बन पाता, और वो ही आपके कॉज बन गया है। ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो टैक्स नहीं देते। अब वो 3-4 तरीके जो डॉक्टर साहब ने बताए, उस तरीके से वो पैसे आपसे निकालते हैं। आप गरीबों से टैक्स लिया जाता है और वो पैसा इन लोगों तक पहुंचता है, और इस तरह से वो अमीर से अमीर होते जाते हैं, आप गरीब से गरीब होते जाते हैं। पार्लियामेंट पे 100% उनका कंट्रोल है। पार्लियामेंट के ज़रिए कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे MQM जाके जितना शोर मचा ले, वहाँ उनकी आवाज़ की कोई वैल्यू नहीं है। अब ये मामला कैसे सही होगा, ये इस पर आप लोग सोचें। नहीं सोचेंगे तो ये मुल्क जो है ना एक दिन तबाह हो जाएगा, कर्ज़े बढ़ते चले जाएंगे, रीपेमेंट बढ़ते चले जाएंगे, ग्रीस से भी ज़्यादा हमारा बुरा हाल होने वाला है। इस हमारे प्रोग्राम आपको कैसे लगते हैं, इस पर फीडबैक देना ना भूलिएगा। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस है feedback@business+tv.pk। आप इस तरह के इश्यूज़ हमारे सामने लाए थे, आपने पूछा था कि रूट कॉज क्या है, आज हमने उसको बताया है, और इस पर आप सोचें और वोटिंग करते वक्त इसी को मद्देनज़र रखते हुए वोट दें। अदरवाइज़ आपके हालात कभी नहीं सुधरेंगे, यही हालात इसी तरह चलते चले जाएंगे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। This program was brought to you by EOBI का नारा, महफूज कर हमारा।